हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर हम आज पूरा चैप्टर तो नहीं कर पाएंगे वीडियो में, लेकिन कम से कम मीनिंग ऑफ डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस ज़रूर करेंगे। तो सीधा हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड में इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड? कॉमन पार्लेंस में, कॉमन बोलचाल की भाषा में डिमांड का मतलब कुछ और है। हम कुछ और चीज़ों को डिमांड समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में उन चीज़ों को डिमांड नहीं कहते। कॉमन बोलचाल की भाषा में कई बार आपने देखा होगा, कोई बंदा कहता है, कोई लड़का आपस में बात करते हैं, फ्रेंड लोग बात करते हैं, एक फ्रेंड कहता है यार मेरी डिमांड है, मेरे पास ना मर्सिडीज होनी चाहिए या मेरे पास हमर होनी चाहिए, तो ये मेरी डिमांड है। तो इसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। इकोनॉमिक्स में डिमांड और डिज़ायर का मीनिंग वो नहीं है। डिमांड और वांट और डिज़ायर जो है वो कॉमन पार्लेंस के वर्ड हैं, लेकिन डिमांड जो है इकोनॉमिकल टर्म है। डिज़ायर, काश मेरा दिल करता है मैं चांद पे चला जाऊं, मैं चांद से तारे तोड़ लाऊं, ये डिज़ायर, वांट, ये अलग अलग चीज़ें हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ और है। डिमांड, तो फिर क्वेश्चन आता है कि डिमांड किसको कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो है उस किसी चीज़ का प्राइस। जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं उसका जो प्राइस है, से इस वक्त उस चीज़ का प्राइस है 40,000 रुपीज़। आज वो चीज़ 40,000 रुपये की है। मैं कहता हूँ हाँ मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ये 40,000 की बजाय 10,000 की मिल जाए। या ऐसा करते हैं, हम एक सिंपल एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। हम आईफोन 14 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। मान लो आज मैं कहता हूँ आईफोन 14 है, वो 1,40,000 रुपये का है। मैं कहता हूँ मुझे आईफोन 14 खरीदना है। भैया कितने का? सर 1,40,000 का। ओह यार, 1,00,000 का होता तो मैं अभी ले लेता। अब अभी कैसे ले लेते भाई? है ही 1,40,000 का, 1,00,000 का है ही नहीं, तो इसका मतलब वो मैं खरीद नहीं सकता। सबसे पहले तो जिस प्राइस पे वो चीज़ मिल रही है उस प्राइस पे आप वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार हो। दूसरा है मनी। मेरी जेब में 1,40,000 रुपया होना भी चाहिए। अब मेरी जेब में पैसे ही नहीं है तो मैं खर्चने को तैयार भी हूँ, तो क्या फ़ायदा? मैं कहता हूँ 1,40,000 का फ़ोन महंगा नहीं है, तो भैया ले लो, तो यार पैसे नहीं है, तो डिमांड नहीं बनेगी। चीज़ 1,40,000 रुपये मिल रही है और मेरे पास उतने पैसे हैं, एंड आई एम विलिंग टू स्पेंड। मैं कहता हूँ अच्छा ये 1,40,000 उठाओ और ये पैसे ले लो, मुझे फ़ोन दे दो। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। चौथा इसके साथ होता है टाइम। प्राइस जो है वो टाइम के रिलेशन में। मैं कहता हूँ आईफोन 14 बड़ा अच्छा है, 1,40,000 ज़्यादा नहीं है, मैं लेना चाहता हूँ, बट मैं पैसे ना 5 साल बाद दूंगा। ये क्या बात बनी? आज उसका प्राइस 1,40,000 है, तो आज अगर अभी मैं देने को तैयार हूं तो ये चारों फैक्टर हो जाएंगे तो डिमांड है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग हो गई, से मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो इट कैन नॉट बी डिमांड। मेरे पास पैसे हैं, मैं कहता मैंने नहीं खर्चने, मैं क्यों खर्चूं? ना ना ना, इतना महंगा फ़ोन मैंने नहीं लेना। अच्छा वैसे देना तो दे दो, वैसे तो कोई देगा नहीं, तो ये डिमांड नहीं होगी। अब मैं कहता हूँ 1,40,000 भी ठीक है, मैं खर्चने को तैयार हूँ, मेरे पास है भी, लेकिन ना मैं 5 साल बाद दूंगा, 10 साल बाद दूंगा, तो इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिमांड। टू मेक इट डिमांड ये चारों फैक्टर इसमें होने चाहिए। अब है काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने तरह की है? पहला है प्राइस डिमांड। 7 तरह की डिमांड लिखी है। इसमें से जो क्रॉस डिमांड है उसकी आगे फिर से 2 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे। काइंड्स ऑफ डिमांड। प्राइस डिमांड, अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़े, अगर किसी चीज़ की डिमांड उसकी कीमत पे डिपेंड करे, मीन्स कीमत बढ़े तो डिमांड कम हो, कीमत कम हो तो डिमांड बढ़े, दैट इज कॉल्ड प्राइस डिमांड। तो हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो है वो प्राइस डिमांड के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा है इनकम डिमांड।
इनकम डिमांड, एक सेकंड पहले एक चीज़ और छोटी सी रह गई, ये आईफोन भी आपका ख़त्म कर दें। अगर मैं कहता हूं प्राइस डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, तो ये है हमारा प्राइस डिमांड। अब मैं कहता हूं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या कहता है? इनकम डिमांड कहता है अगर किसी चीज़ की डिमांड उसकी इनकम पे डिपेंड करती है तो दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। इफ द इनकम इंक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड एंड वाइस वर्सा। तो उसकी ये प्राइस डिमांड थी, इनकम डिमांड होएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ वाई आ जाएगा। वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। तीसरा है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड को समझने के लिए, क्रॉस डिमांड को मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर दो पार्ट आ जाएंगे। क्रॉस डिमांड एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कंप्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो एक की जगह दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोक, पेप्सी। मान लो कोक की कीमत है 20, पेप्सी का प्राइस है 20। अच्छा, अब देखो लोगों का प्राइस किसी चीज़ का चेंज होने से लोगों की बात करने का ढंग कैसे बदलेगा? पहली चीज़, अभी क्या है, दोनों का प्राइस सेम है। कस्टमर वेंट टू द मार्केट, वेंट टू शॉप, भैया एक कोक देना। अच्छा, अब वो कहता भैया कोक नहीं है, पेप्सी है ना, पेप्सी बहुत मीठा है। नो नो नो, आई डोंट लाइक पेप्सी, इट्स टू स्वीट, मुझे पेप्सी नहीं पीना, मुझे कोक ही पीना है। अच्छा, अब देखो प्राइस से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सपोज इसका प्राइस कम होके हो जाए 15, तो जो पहले मांग रहे थे कोक, अब वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पेप्सी भी अच्छी है, कभी कभी पीनी चाहिए। तो यार मीठा है ना, अरे तो मीठी है तो तभी तो पीनी है, फिक्की थोड़ी पीनी है। अब उनके विचार बदल गए। तो अब बेसिकली हुआ क्या, जब हम कर रहे हैं क्रॉस डिमांड, सब्स्टिट्यूट, कोक क्या सब्स्टिट्यूट पेप्सी, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोक। अब जब कोक की कीमत 20 रुपये है और पेप्सी की कीमत भी 20 थी, लेकिन पेप्सी ने कीमत कम करके 15 कर दी, लेकिन कोक की कीमत उतनी की उतनी है, तो व्हाट विल हैपन, इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो लोग पहले कोक मांगते थे अब वो भी पेप्सी पिएंगे। जो कोक पेप्सी में कमियां ढूंढ रहे थे अब वो उनको अच्छी लगने लगेगी, बिकॉज दे विल सेव ₹5 पर बोतल। अब इसके रिवर्स अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि इसकी कीमत बढ़ जाए, तो अब जो पहले पेप्सी पसंद करते थे अब वो भी कोक लेना शुरू कर देंगे। तो क्रॉस डिमांड में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का इम्पैक्ट जो होगा वो रिवर्स इम्पैक्ट होगा। अगर इसकी कीमत कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर इसकी कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं? कार एंड पेट्रोल, जो इकट्ठी चाहिए, जो हमें दो चीजें इकट्ठी चाहिए, जैसे कार और पेट्रोल। अब अगर हम बात करें कि हम कहें कि कार की डिमांड बढ़ेगी, अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। कार किस पे चलेगी? पेट्रोल पे, हवा पे तो चलेगी, ठीक है। तो अगर डिमांड कार की बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। अगर हम कहते हैं कार की डिमांड कम हो गई है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल विल आल्सो कम्स डाउन। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स। सिमिलरली वाइस वर्सा भी कह सकते हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो लोग कारें कम खरीदना शुरू करेंगे, बाइक चलाएंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी। तो जो बाइक चलाते हैं वो भी कहेंगे चलो कार ले लो यार, सस्ता हो गया पेट्रोल, तो इसकी डिमांड, तो ये इसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
उसके बाद है ड्राइव्ड डिमांड। डिराइव्ड एज द नेम सुजेस्ट, हमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं है लेकिन किसी दूसरी चीज़ की डिमांड की ज़रूरत है जिसकी वजह से इस चीज़ की डिमांड हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी सिटी में ऑल ऑफ सडन कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। कोई मॉल बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई नई कॉलोनी कटी है, बहुत सारी घर बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। इन दैट सिचुएशन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से कंस्ट्रक्शन लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन लेबर की जो डिमांड है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्राइव डिमांड कहती है कि हमें बिल्डिंग बनानी है तो लेबर की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद है ड्राइव डिमांड के बाद डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होती है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हो। आपको भूख लगी, सुबह का टाइम है, आप कहते हो यार मैं आज पूड़ी चने का नाश्ता करूंगा, तो पूड़ी चने आपने खाए, दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड। आपको पार्टी में जाना है शाम को, आपने सोचा यार एक अच्छा सा ड्रेस लेके आते हैं, एक कुर्ता बास्केट लेके आते हैं तो पार्टी में जाएंगे, या आपको लगता है कि एक 3 पीस सूट लेके आते हैं किसी होटल रेस्टोरेंट में या किसी वहाँ पार्टी है पब में, तो आप उस तरह की ड्रेस खरीदते हो। तो जो आपने ड्रेस खरीदी वो आपकी डायरेक्ट डिमांड है। सिंपली एज द नेम सजेस्ट, व्हेन यू कंज्यूम द पर्टिकुलर थिंग डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। एंड देन इज द जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जब एक चीज़ के लिए हमें 2, 3, 4 चीज़ें चाहिए हो। जैसे व्हेन वी बाय पेन, तो इंक नहीं लें तो पेन इज यूजलेस। अब आप लोग इंक वाला पेन कम यूज़ करते हो, बॉल पेन यूज़ करते हो। मान लो यू परचेज्ड ए बॉल पेन बट यू डोंट हैव अ रिफिल, बट यू कैन डू नथिंग। तो पेन एंड इंक। और इसके अलावा जॉइंट डिमांड में आप कोई और चीज़ भी कह सकते हो, आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। मान लो आपको चाय पीनी है, तो चाय पीनी है तो सिर्फ आप चाय से चाय नहीं बना सकते, आपको चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, गैस चाहिए, आपको इलायची चाहिए या गरम मसाला चाहिए, चाय मसाला चाहिए। तो ये सब मिलके बन जाएंगी जॉइंट डिमांड। तो ये बन जाएगी जॉइंट डिमांड। तो उसके बाद है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड किसको कहते हैं? अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो और उस चीज़ के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, आप उस चीज़ के एक से ज़्यादा यूजेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। सबके घर में दूध आता है। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है, क्योंकि दूध ही उसका भोजन है। तो चाय भी बन सकती है, कॉफ़ी बन सकती है, मिल्क शेक बन सकता है, बनाना शेक, मैंगो शेक, आइसक्रीम जमा सकते हो आप, दही जमा सकते हो, पनीर बना सकते हो आप, खीर बना सकते हो। तो एक ही दूध के कितने सारे यूजेस हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पीने के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए दूध आता है। अगर आपके पास ज़्यादा दूध आ जाए तो आप कहोगे ठीक है यार हम चाय कॉफ़ी दूध पी लेते हैं, खीर बना लेते हैं, आइसक्रीम जमा देते हैं, दही जमा देते हैं, अपना पनीर निकाल लेते हैं। तो एक ही चीज़ के बहुत सारे इस्तेमाल, बहुत सारे यूजेस हों तो दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। इसके बाद अगर हम बात करें, दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड काइंड्स ऑफ डिमांड। नाउ वी विल स्टार्ट लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस if the other things remain same। दोबारा बोल रहा हूँ डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इफ अदर थिंग्स रिमेन इक्वल।
अब अदर थिंग रिमेन इक्वल का मतलब है अजम्पशंस, यहाँ भी लिखा था, यहाँ भी लिखा है। अब अजम्पशन का मतलब है अगर तो हम ये बातें मानेंगे तो लॉ होगा, अगर हम ये बातें नहीं मानेंगे तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले हम अजम्पशंस की बात करते हैं। डी एक्स डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स, F is a function, demand of a commodity X is a function of price of commodity X, X के प्राइस पे डिपेंड करेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी एंड वाइस वर्सा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आर, रिलेटेड गुड्स की कंप्लीमेंट्री और कार। अब कोक इसमें जो बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स की कीमत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो उसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस? टेस्ट डजंट मीन द टेस्ट ऑफ योर टंग, टेस्ट मीन्स समथिंग एल्स। कभी आपने सुना होगा यार उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, यार फलां लड़के का लड़की का या उसका ना टेस्ट बड़ा अच्छा है, यार इतने सुंदर कपड़े डालते हैं, इतने सुंदर, यार उनका सब कुछ ही अच्छा है, हेयर स्टाइल देख लो, क्लोथिंग सेंस देख लो, खाने का देख लो, वॉच देख लो, फ़ोन देख लो, शूज़ देख लो, चप्पल देख लो, व्हाटएवर इट। तो एक बंदे का एक टेस्ट होता है, एक सेंस होता है। तो ये उस सेंस में टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कि जब किसी व्यक्ति का एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक लेवल बन जाता है तो उस लेवल पे वो व्यक्ति रहता है, उससे नीचे या ऊपर जाने में उसको मुश्किल आती है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप खाना खाते हो तो आप खाने में घी डालते हो, सब्जी बनाते हो तो आप कहते हो अगर देसी घी डल गया तो मेरे को सब्जी अच्छी लगती है। अब ऑल ऑफ सडन आपको किसी ने कुछ कह दिया कि घी से मोटापा आता है, घी से आप हेल्दी हो जाओगे, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, आपने घी छोड़ दिया, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। अब आप कहते हो जी मुझे घी भी नहीं चाहिए, बटर भी या घी नहीं चाहिए, बटर नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खाऊंगा। तो उस केस में आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है कि लेवल चेंज होता है। तो उसके बाद है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब है फ्यूचर में किसी चीज़ की कीमत का कम या ज़्यादा होना। देखो लॉ ऑफ डिमांड अभी मैंने क्या कहा था, एक सेकेंड, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने कहा था देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा था प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, अगर प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। एरो शोज नीचे को एरो तो कम, ऊपर को एरो तो बढ़ रहा है। तो इसके कंटेक्स्ट में अब एक्सपेक्टेशन समझेंगे। मान लो आज किसी चीज की कीमत 10 रुपये है और उसकी डिमांड है 100। ये आपने ऐसा आज टमाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब इसकी कीमत 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज ये बढ़ के हो गई है 15 रुपये, तो हमारे हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ जानी चाहिए, 100 से कम हो गए, समवेयर मान लो 80 रह गई। लेकिन अगर बाजार में जाएं और शॉपकीपर बोले कि भैया नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको 20 से नीचे नहीं मिलेगा टमाटर, तो हम कहते हैं यार अगले हफ्ते अच्छा 20 रुपये मिलेगा या 2 दिन बाद 20 रुपये मिलेगा, टमाटर तो रोज चाहिए। तो जो हम 1 किलो खरीदना था हम 2 किलो खरीदेंगे। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो 100 है तो हो सकता है हमारी डिमांड बढ़ जाए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड इस बात पे कि डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो हम यहाँ कहते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। आज की सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ई। डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी आर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन। तो उसके बाद इसके बाद हम लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमने अभी की हैं ये अजम्पशंस की हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अजम्पशंस क्या है।
अजम्पशन आपको एक्सप्लेन भी की है, लेकिन अजम्पशंस का मतलब होता है अगर ये बात हम मानेंगे तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा, अगर हम ये बातें नहीं मानेंगे तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम ट्राई करेंगे इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, किसी तरह में ये लॉ समझ आ जाए। इस लॉ को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड एज द नेम सजेस्ट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब एक बंदा, एक बंदे की डिमांड पे किसी चीज़ की कीमत कम या ज़्यादा होने पे क्या असर पड़ेगा, दैट विल कम टू नो विद इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हम इसका पहले शेड्यूल बनाएंगे, फिर इसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे और उसका कर्व बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके एक्सेप्शंस करेंगे तो हमारा आज का टॉपिक कवर अप हो जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम अपनी तरफ से एक डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। सपोज पी प्राइस है, आइसक्रीम ले लेते हैं, और आइसक्रीम ले लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं क्वांटिटी। देखो सिंपल सी एग्जांपल है, वी हैव ए फैमिली ऑफ 5 पीपल, हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, एक बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, और इसके अलावा एक उनके घर में बुजुर्ग मदर है, हस्बैंड के जो मेल मेंबर है उसके मदर है, बच्चों की दादी है। तो हम लॉ लगाने की कोशिश करेंगे। फैमिली मार्केट में गई, घूमी फिरी, आइसक्रीम पूछा, भैया आइसक्रीम कैसे, वो कहता है 1 रुपये कप, कहता अच्छा यार 5 दे दो। नेक्स्ट वीक फिर से घूमने गए, पूछा भाई आइसक्रीम कितने की, कहता 2 रुपये का कप। ओहो, अच्छा मम्मा बुजुर्ग है, अब इनके लिए रहने देते हैं, मम्मा को ज़्यादा मीठा नहीं देना, भैया 4 कप दे दो। अब नेक्स्ट वीक फिर से गए तो प्राइस फिर बढ़ गया, 3 रुपये हो गया। वो कहता अच्छा बच्चों को ले देता हूँ, वाइफ को ले देता हूँ, मम्मा ने क्या खाना और मेरा भी दिल नहीं है यार आइसक्रीम का, तो 3 कप ले लेता हूँ। देखो प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो जा रही है। अब प्राइस बढ़ के 4 हो गया, अब वो वाइफ को भी मैनेज करता है, छोड़ यार पिछले हफ्ते तो खाई थी, रहने दे हैं, अब बच्चों को ले देते हैं, अब 2 कप ले दिए। अब प्राइस अगेन इंक्रीज है, तो क्या हुआ, अब वो नेक्स्ट वीक जाएगा तो वो क्या कहता है, कहता कि बड़े बेटे को भी समझा दिया, बेटा क्या अभी तो खाई थी यार, रहने दे, गुड़िया रो रही है ना, चल इसको ले देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, प्राइस फैमिली ऑफ 5 है, जब 1 रुपये था सबने खाई, जैसे जैसे रेट बढ़ता गया तो बड़े लोगों को आइसक्रीम मिलनी बंद हो गई और छोटे बच्चे ही आइसक्रीम को खा रहे हैं। तो एज एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर हम इसको दूसरे वे से समझें, हम इधर से शुरू कर दें, अगर प्राइस पहले ज़्यादा होता, धीरे धीरे कम होता, तो क्या होता, कहता भाई भैया आइसक्रीम कैसे दी, कहता 5 रुपये, भैया 1 कप दे दे छोटे बच्चे को। अगले हफ्ते 4 रुपये की थी तो दोनों बच्चों को ले दी, फिर कम हो गए 3 रुपये हुई तो वाइफ को ले दी, फिर कम हुई तो खुद भी खा ली, फिर कम हुई तो माता जी को भी खिला दी, घर भी ले गए उनके लिए। तो इट डिपेंड्स ऑन कि प्राइस ऑफ आइसक्रीम पे एक बंदे की डिमांड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और टेबल, टेबलर प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड, कि एक बंदे की डिमांड पे उस चीज़ की प्राइस पर क्या असर पड़ेगा। अगर टेबलर फॉर्म में करेंगे तो शेड्यूल बना। अब है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। दिस इज वेरी सिंपल। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे आप ले लो क्वांटिटी, यहाँ पे आप ले लो क्वांटिटी। तो अगर इसको ध्यान से देखो, सिंपल है, थोड़ा सा
हम फ्री हैंड से बना रहा हूँ मैं, तो हो सकता है इतना क्लियर नहीं बने। आप इसको जब बनाओगे यूज़ स्केल एंड पेंसिल टू मेक इट क्लियर एंड अट्रैक्टिव। तो अब देखो, अब वो कह रहा है 1 2 3 4 5, क्वांटिटी जो थी 5 4 3 2 1 थी, और प्राइस पहले 1 था, फिर 2 3 4 5। जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितनी थी? 5। जब प्राइस 2 था 4, 3 था 3, 2 1। तो ये एरो थोड़ा लगा के ये आपका बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डी इज ए डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। लेफ्ट साइड से शुरू हो गए, जैसे जैसे राइट जा रहा है इट्स गोइंग डाउन, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो इसमें आप देखोगे ये शो कर रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होती है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी तरह से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे, इसी तरह से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाएंगे। तो मार्केट डिमांड कर्व में क्या है? मार्केट डिमांड कर्व में बेसिकली हम पूरी मार्केट को लेके चलेंगे। अब आप ये कहोगे सर कि पूरी मार्केट में हमें क्या पता कितने बंदे हैं। आपकी सिटी में 10 लाख 20 लाख 50 लाख पॉपुलेशन हो सकती है, पूरे इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं। तो हम इतने लोगों की डिमांड का कर्व या शेड्यूल हाउ वी कैन प्रिपेयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड वी हैव, हमने क्या किया, हम थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी मार्केट में 3 पीपल हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं, ए बी एंड सी। उन तीनों की प्राइस पे, डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, उनको कंबाइन करके उसी से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल ड्राइव करेंगे। जो 3 लोगों पे सही है, वो लाखों हजारों लोगों पे भी वही बात सही होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा चलते हैं, वही प्राइस लेते हैं आइसक्रीम का, और हम लेते हैं क्वांटिटी ए की, बी की, सी की, और कंबाइंड इसमें ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 3 2 1। पहले इसी का ले लो, ए तो वही रख लो बंदा जो था। अब इसमें क्या है, सब में एक एक इंक्रीज कर दो, 7 6 5 4 3। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे। देखो सिंप्लीफाई किया है, अगर ये प्राइस होगा स्कीम का तो ये डिमांड होगी ए की, ये होगी बी की, ये होगी सी की। किसी की फैमिली बड़ी, किसी की छोटी, किसी की इनकम ज़्यादा, किसी की कम, किसी को फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो ये इनको हमने लिया। इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी सी को प्लस कर देंगे, 6 5 11 7 18 15 12 9 6। ये हमारा बन गया मार्केट डिमांड कर्व, सॉरी शेड्यूल। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, दैट विल बी नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। तो जैसा कि 4 कर्व बनेंगे इसमें हमारे, थोड़ा सा हो सकता है कि सीधा नहीं बने, फ्री हैंड से उतना सीधा नहीं बनता बोर्ड पे। तो अब हमने 18 तक जाना है, तो 18 थोड़ा नहीं जाएंगे, थोड़ा ब्रेक करके जाएंगे, 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, 6 9 12 15 18। इसमें हमने प्राइस शो किया, उस पर क्वांटिटी शो करी,
अब देखो अगर पहला शेड्यूल बनाएंगे, अगर तो हम सारा पॉइंट्स लगा के बनाएंगे, बना सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर सीधा भी बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो हमें पता है कि व्हेन द प्राइस आई थिंक मैंने प्राइस उल्टा लिख दिया, 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी में प्राइस उल्टा लिख दिया था। When the price is 1, demand is 5. When the price is 2, demand reduces to 4. When price increases to 3, demand reduces to 3. इसी तरह जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ए कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बी और सी, ये तीनों डिमांड कर्व है। ए बी और सी के डिमांड कर्व है तीनों, ये सारे के सारे स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम अब इसका बनाना चाहेंगे कंबाइंड का, तो कंबाइंड का कैसे बनेगा, ये फिगर्स आएंगी। जब प्राइस 1 था तो 18 थी, और जब प्राइस 5 था तो 6 थी डिमांड। This is called market demand curve, slopes downward from left to right. जो कर्व है वो इतना साफ नहीं बना, इतना अच्छा नहीं बना, बिकॉज फ्री हैंड आप इसको स्केल एंड यूज स्केल एंड पेंसिल टू मेक इट क्लियर, मेक इट साफ स्वच्छ बनाना, सुंदर बनाना। इसके अलावा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब किया था तो हमने अजम्पशंस की थी। मार्केट डिमांड में जो अजम्पशंस हैं कुछ तो यही है, कुछ इसमें एडिशन हो जाएगी। देखो मार्केट डिमांड में डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी आर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन। ये तो सेम था, 3 नई चीज़ें ऐड हो गई। पहला हो गया एन स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। आप देखो जैसे जैसे कंट्री की, सिटी की, कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। दूसरा है वाई डी, वाई स्टैंड फॉर इनकम एंड डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? इनकम की। एक सिंपल एग्जांपल, अभी आप +1 में हो, बच्चे हो, डिस्ट्रीब्यूशन समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आप 5 दोस्त कहीं घूमने गए, वहाँ एक फ्रेंड को कहीं गिरे हुए 1 लाख रुपया मिल गया। अब आप देखो अगर वो कहता भाई ये मेरे को मिला है, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, तो वो एक बंदा कितने पैसे खर्च कर लेगा। अब वो कहता अच्छा यार साथ हो, कोई किसी को कह ना दे, वो कहता चलो यार 5-5 हज़ार मैं तुम चारों को देता हूँ, किसी से बोलना मत, बाकी के पैसे मेरे। 20,000 4 बंदों को मिल गए, 80,000 उसने रख लिया। तो आप सिर्फ 5-5 हज़ार खर्च करोगे तो वो 80,000 पूरा खर्च नहीं करेगा। एक लिमिट के बाद 10 हज़ार 5 हज़ार खर्च के उसके पास पैसे बच जाएंगे, तो वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर आप सबके पास 20 हज़ार है, तो अब इसी एग्जांपल को समझो पूरी कंट्री में कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी अच्छा खाना खाएंगे, सभी फ्रूट खाएंगे, सभी सब्जियां खाएंगे, सभी दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, कपड़े खरीदेंगे, टीवी लगाएंगे, फ्रिज लेंगे, घर में एसी लगेगा, सबके घर में गाड़ी, पेट्रोल, स्कूटर, बाइक, फ़ोन, सबको सब कुछ लेना है, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में वाईडी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्वल तो डिमांड बढ़ेगी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल तो डिमांड कम होगी। लास्ट है एस होता है सीजन। सीजन में सीजन हो तो डिमांड बढ़ जाती है, सीजन ना हो तो डिमांड कम हो जाती है। नाउ डेज आजकल गर्मियों का सीज़न है, तो आप देखो एसी की डिमांड, कुल्फ़ी की डिमांड, आइसक्रीम की, शरबत की डिमांड बढ़ जाती है, कॉटन क्लोथ्स की बढ़ जाती है, लिनन क्लोथ्स की बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ समर। अब सर्दियों में इनकी डिमांड, जो चीज़ें बोली हैं इनकी डिमांड कम हो जाएगी। सर्दियों वाली चीज़ें गीज़र, हीटर, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की, गर्म खाने वाली चीज़ों की, शॉल्स, वुलन क्लोथ्स की, सूट्स की, तो ऐसी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मार्केट की डिमांड जो है वो पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और उसमें सीज़न भी एक फैक्टर
ऐड हो जाएगा। विद दिस हमने लॉ ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। हमने उन दोनों का क्या कहते हैं शेड्यूल भी बना लिया। हमने शेड्यूल के साथ साथ हमने उनका कर्व भी बना लिया। एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में कवर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कैन आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो भैया डिफरेंस क्या है, ये एक ही बंदे का है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो एक बंदे की डिमांड का शेड्यूल है, ये पूरी मार्केट की डिमांड का शेड्यूल है। और इसमें कौन सा डिफरेंस हो सकता है, एक ही और दिख रहा है कि इसमें किसी को एग्रीगेट नहीं किया, कल्ले बंदे का ही किया है। तो इसमें देखो आपने एग्रीगेट कर दिया, किसको एग्री कर दिया, सारी मार्केट को, ABC को प्लस करके ये कर दिया। दिस इज द डिफरेंस। इसी तरह इंडिविजुअल डिमांड कर्व में भी और मार्केट डिमांड कर्व में भी जो डिफरेंस है वो सेम है। इसमें एक ही बंदे की डिमांड का कर्व है, इसमें पूरी मार्केट के लोगों का है। इसमें हमने एक ही बंदे का बना के एग्रीगेट नहीं किया, इसमें इन तीनों का बना के तीनों का फिर हमने एग्रीगेट भी कर्व बनाया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इन मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड इन डिफरेंस डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। कोई भी लॉ जब हम पढ़ेंगे तो जब तक हम उसके एक्सेप्शंस नहीं करेंगे तो लॉ विल नॉट कम्स टू एंड। अब हम देखेंगे इसकी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब है वो पॉइंट, वो चीज़ें जिस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वैसे तो पूरे लॉ में आता है, लेकिन ये अकेला पॉइंट भी आपको 1 नंबर का 2 नंबर का एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन गुड्स। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है इंफीरियर गुड्स, एक होती है सुपीरियर गुड्स। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, देसी घी और डालडा घी, वनस्पति घी। जो देसी घी है हम सभी जानते हैं वो सुपीरियर है, और जो डालडा या वनस्पति घी है दैट इज इंफीरियर। सर गिफिन ने, रॉबर्ट गिफिन नाम का कोई इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हमको बताया था, इसलिए इन चीज़ों का नाम गिफिन गुड्स पड़ गया। अब क्या बताया, जैसे देखो जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, यही बात होती है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। लेकिन आप एक सिचुएशन सोचिए, आप अपने घर में वनस्पति घी यूज़ कर रहे हैं, तो मान लो आपकी इनकम, एग्जांपल में लेके चलते हैं कि मान लो अभी आप 20,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो और आप अपने घर में वनस्पति घी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब सोचो कि आपकी इनकम 20,000 से इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 100,000 या 1 लाख पर मंथ। अब क्या होगा, क्या आप डालडा घी वनस्पति घी खाओगे? नहीं, आपकी इनकम बढ़ेगी। यार हम क्यों खाएं, हम देसी घी खाएंगे, बढ़िया लेके आएंगे, अमूल का लेके आएंगे या A2 मिल्क लेके आएंगे, बढ़िया मिल्क कहीं ना कहीं से लेके आएंगे, घी लेके आएंगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, और जब आपकी इनकम कम होती है, मान लो रिवर्स सिचुएशन ले लो, 1 लाख इनकम थी तो देसी घी खाते थे, अब इनकम कम होकर 20,000 रह जाएगी, व्हाट विल हैपन, आप महंगी चीज़ों को खाना छोड़ोगे, इस्तेमाल करना छोड़ोगे। आप देसी घी की बजाय ये सिंपल जो मिल्क है, ये जो सिंपल घी था डालडा और वनस्पति, आप उसको लेके आओगे। तो जब आपकी इनकम कम होती है तो इसकी डिमांड बढ़ती है इंफीरियर गुड्स की, और जब इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है। तो ये होती हैं गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और इस पे लॉ ऑफ डिमांड डिवर्सली लागू होता है, सीधा सीधा लागू नहीं होता। उसके बाद है, पहला तो गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। दूसरा है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, किसी बंदे को पता ही नहीं है कि चीज़ की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, उसे नहीं पता, तो वो हो सकता है बढ़ी हुई कीमत पे ज़्यादा खरीद ले, हो सकता है कीमत कम होने पर भी कम खरीद ले, बिकॉज ही इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। तो लॉ डज नॉट अप्लाई टू इग्नोरेंस।
आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, शो ऑफ की चीज़ें, दिखावे की चीज़ें, जिसको आप लोगों को दिखाना चाहते हो। क्या दिखाना चाहते हो? डायमंड, लग्जरी कार्स, मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस, ठीक है, रोल्स रॉयस फैंटम, ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत महंगी होती हैं, दिखावे के लिए होती हैं। फरारी, डायमंड, आर्ट इफेक्ट्स, और इसके अलावा पेंटिंग। आपने कभी सुना होगा जो ऑक्शन हाउस है इंग्लैंड में, आई थिंक सूदबी और एक आधा ऐसा ही कोई और नाम है, तो कभी कभी उनकी अखबार में पढ़ते हैं तो बड़ा हैरानगी होती है। अच्छा, एक पेंटिंग कितने की बिकी? 150 करोड़ की एक पेंटिंग ही बिक गई। तो बट हम लोगों के लिए वो 150 करोड़ बड़ी रकम है। वो जो लोग खरीदते हैं वो दुनिया में अपने आप को लाइमलाइट करना चाहते हैं, अपने को शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, तो एक छोटी सी पेंटिंग ही 150 करोड़ रुपए की खरीद ली है। तो वो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, तो वो उसमें जितनी महंगी होगी हम उतना ज़्यादा खरीदेंगे। अब आपने एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ, आपने देखा होगा आप लोग, मैं, ये जो हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम 2-3-4 हज़ार रुपये की ट्राउज़र ले लें, जीन ले लें, तो हमें लगता है यार बड़ी बढ़िया जीन ले ली, एक्सपेंसिव ले ली, या कोई शर्ट या कोई टी शर्ट या कोई टॉप कुछ लिया तो किसी अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छी कंपनी का ले लिया, कुछ भी ले लो, अपना पार्क एवेन्यू ले लो, एरो ले लो, मैडम ले लो लड़कियां के केस में, ठीक है। तो ये जो ब्रांड है ऑल ओवर इंडिया में, उसके साथ की हर शोरूम में एक कॉपी पड़ी होगी, हर शोरूम में उसके साथ का एक शर्ट पैंट जो आपने खरीदा है सेम कलर सेम डिज़ाइन पड़ा होगा। तो इसका मतलब इंडिया में हज़ारों लोगों ने वो चीज़ वियर करनी है या की होगी। आपने देखा होगा, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की बात कर रहा हूँ, जो हीरो हीरोइंस एक्ट्रेस हैं वो जो चीज़ डालते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। नॉर्मली अगर होती है तो कोई किसी फिल्म में, किसी सॉन्ग में कोई ड्रेस बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो उस फिल्म के बाद वो चीज़ हमारी मार्केट में आती है। तो ये जो हीरो लोग हैं, जो बॉलीवुड वाले हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करते हैं कि हमारी सोच से हमारी बस के बाहर की बात है। 2-3 लाख की ट्राउज़र पहनना, 2 बार डाल के फेंक देना, 1 बार डाल के फेंक देना, तो वो उनको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन चाहिए। ये ना हो कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार किसी पार्टी में जाएं, या कियारा आडवाणी, ऐश्वर्या राय एक फंक्शन में जाएं, तो आप भी वहाँ जाओ तो देखो कि उसने और आपने सेम ड्रेस डाली हुई है, तो उसमें और आपने कोई फ़र्क ही नहीं, वो बेचारी तो शर्मिंदी हो के मर जाएगी। तो उनको आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन चाहिए जिससे कि वो उनकी चीज़ किसी के साथ नहीं मिले, तो जितना मर्जी पैसा खर्च करना पड़े तो उनमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ई के साथ, तो ये हम अब नहीं करेंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, मैंने पहले भी बोला था। उसके बाद है नेसेसिटीज़। नेसेसिटी क्या है? जो चीज़ के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। एग्जाम्पल ले लेते हैं साल्ट की, नमक की। टाटा साल्ट मेरे ख्याल 20 से 25 रुपये का पैकेट होगा। अगर आप सेंधा नमक खाते हो तो 35 से 40 रुपये का पैकेट होगा, या किसी शहर में शायद 50 रुपये का हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर मान लो नमक की कीमत किसी भी रीज़न से बढ़ गई, 25 रुपये वाला पैकेट 500 का हो जाए, या 200 का हो जाए, या 40 वाला 400 का हो जाए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। रोओगे, पीटोगे, लड़ोगे, लेकिन नमक तो भैया आपको खाना ही खाना है, आप उसकी कंजम्पशन को कट डाउन नहीं कर सकते। तो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू नेसेसिटीज़। अब मान लो वो 25 रुपये वाला, 50 रुपये वाला नमक जो है वो 2 रुपये किलो हो गया, तो क्या आप ज़्यादा खरीद लोगे? क्या एक की बजाय आप 5 किलो 10 किलो घर पे ले आओगे? क्या ऐसा थोड़ी होगा कि नमक सस्ता हो गया, अच्छा गेस्ट आया था भी नमक ले, आप 4 बाउल्स में डाल के नमक उनके सामने रख दो, भाई सस्ता है तो नमक ही खाएंगे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक में आपने टाटा नमक रख दिया, एक में अन्नपूर्णा रख दिया, एक में आपने सोचा कि चलो सेंधा नमक रख देते हैं, एक में ब्लैक साल्ट रख देते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नमक उतना ही आप खरीदोगे जितना आपकी डिमांड थी, चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। वैसे भी सब्जी में नमक ही डालना है, तो आप शुगर नहीं डाल सकते, मीठा नहीं डाल सकते, तो यू हैव टू बाय द साल्ट एट अ गिवन प्राइस, उतना ही जितना आप
खरीदते हो। दूसरा, अगर आप नेसेसिटी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैच बॉक्स की, माचिस की। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर माचिस क्या करनी, वी कैन यूज़ लाइटर। तो ठीक है, गैस बालने के लिए लाइटर यूज़ कर लोगे, लेकिन अगर आपको पूजा पाठ करना है, अगर आपको जोत जगानी है, धूप बत्ती करनी है, तो आपको माचिस की ही ज़रूरत पड़ेगी। आज मेरा ख्याल है मार्केट में 2 रुपये की माचिस आती है, जिसमें लगभग 50 के आसपास होती हैं तिल्लियाँ जिसको कहते हैं, जिससे माचिस आप बंद कर सकते हो 50 टाइम्स। तो माचिस महंगी भी हो जाए तब भी उतनी बिकेगी, सस्ती भी हो जाए तब भी उतनी बिकेगी। तो उसके बाद है अदर्स। ये लास्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का। आज इसको करके हमारी वीडियो ख़त्म होगी, बाकी का टॉपिक हम अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। अदर्स का मतलब है इनके अलावा कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, फ्लड हो सकता है, फेमिन हो सकता है, या राइट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन कि आप इमरजेंसी में हो, तो आपको यू हैव टू बाय थिंग्स। महंगी होके भी आप ज़्यादा खरीद सकते हो, सस्ती होके भी आप कम खरीद सकते हो। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। अब देखो, अगर आप कहीं घूमने गए हो, आप मान लो अमरनाथ यात्रा गए हो, आप हेमकुंड यात्रा गए हो, आप मंसूरी गए हो, नैनीताल गए हो। जब आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो तो कोई चीज़ आपको वहाँ पे ज़रूरत है, चाहे आपको पता है कि ये 10 रुपये वाली चीज़ आपको 50 में बेच रहा है, फिर भी आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर इन अ इमरजेंसी सिचुएशन। आप उसको टैकल नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक बार ही खरीदना है, आप वहाँ पहुँच चुके हो, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई पर्सन अमृतसर से महाराष्ट्र गया है, या बॉम्बे के आसपास किसी एरिया में गया है, तो वहाँ पे अनार सस्ते हैं। महाराष्ट्र में अनार की काफ़ी पैदावार होती है। जहाँ कोई व्यक्ति देहरादून गया तो वहाँ लीची की पैदावार ज़्यादा है। तो अब पंजाब से, अमृतसर से कोई व्यक्ति महाराष्ट्र या देहरादून गया है, तो वो सोचे कि वहाँ पे जो अनार है या देहरादून में लीची बहुत सस्ती है, तो मैं यहाँ से ले जाऊँ कितना सारा, तो कितना ले जाएगा, 2, 5, 7 किलो, 10 किलो ले जाएगा। इससे ज़्यादा उसको कैरी करके लाना, इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। सो अदर्स में सिचुएशन में कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। विद दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज टॉपिक। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। बस इसमें सब कुछ अच्छा था। इसमें एक जो हमने डायग्राम बनाए हैं वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं थे। प्लीज़ उसको आप देखिएगा जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, तो यूज़ स्केल एंड पेंसिल टू मेक इट क्लियर। ये स्केल डिफरेंस जो है वो एक जैसा रखना, स्केल से रखना, तो परफेक्ट डायग्राम बनेगा, तो परफेक्ट मार्क्स आएंगे। इसके साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे, और इससे पहले कि वीडियो ख़त्म करें, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।